दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ प्रीति। वेलकम करती हूँ अपने प्रीति आशीष ऑफिशियल ब्लॉग में। 2 दिन हो गया है, मैंने कोई ब्लॉग अभी तक शूट नहीं कर पाया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से हम नहीं आपसे मिल पाए हैं। और आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने आई हूँ। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या एजुकेशन गेन की, अभी तक आपने अपनी एजुकेशन नहीं बताई है। और आप कभी तो केबीएस की तैयारी करती हैं, कभी जो है हाउसवाइफ की तरह रहती है। कैसे मैनेज करती हैं, आप हमें ज़रूर बताइए। तो आज बने रहिए अपने वीडियो में, और मैं अपने वीडियो में अपनी पूरी जानकारी दे दूँगी कि मैंने अभी तक क्या-क्या एजुकेशन गेन की है। तो गाइज़, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा सभी लोग जानते हैं। हमारे जो लोग हमारे ब्लॉग से परिचित हैं, उनको सभी को पता है कि जब मैं कोई भी ब्लॉग शूट करती हूँ तो उससे पहले हमारा एक छोटा सा सुविचार होता है। तो बस मैं पार्क से घर आ गई हूँ, क्योंकि पार्क में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, झूला चल रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि पार्क में ठीक नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ शूट करने आ गई हूँ। और देखिए, तो हमारा आज का छोटा सा मोटिवेशन यही है कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो पंक्तियाँ हैं वो हम सभी ने ज़रूर सुनी होंगी। और लास्ट की 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटी सी 2 लाइन की पंक्ति हमको बहुत 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 ही इतनी गहरी बात बताती है, जिसको हम, ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है। इससे क्या होता है कि हम हमेशा मोटिवेट रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ निराशा से भरी हुई है। कभी भी हम कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें असफल हो जाते हैं तो उसको आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। और उस बढ़ने की जो वजह है वो होता है मोटिवेशन। जब तक आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ नहीं होगी, यकीन मानिए आप आगे बढ़ने से हमेशा कतराते रहेंगे। तो बस एक छोटी सी लाइन के साथ शुरू करते हैं अपना आज का दिन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैडम, आपने अभी तक हम लोगों से एजुकेशनल जर्नी शेयर नहीं की है। कभी आप टीचिंग की प्रिपरेशन करती हैं, तो कभी आप नवरात्रि के वीडियो डालती हैं, कभी आप जो है हाउसवाइफ की तरह रहती हैं। तो क्या है, आप प्लीज़ हमको बताइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी एजुकेशनल जर्नी क्या रही है। तो हमारा जो टाइम शुरू होता है एजुकेशन का, हम लोग 10th से स्टार्ट करते हैं। तो 10th मैंने 2006 में किया था। 2006 में अपना 10th क्वालिफाइड किया था। उस समय मेरे 56% मार्क्स थे। एंड देन मैंने पीसीबी से अपना 12th किया है, जिसमें मेरे 60% मार्क्स थे। एंड उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है। बीएससी भी मेरा जेडसीबी से था, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से मैंने किया, क्योंकि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी। और मेरा बचपन से एक छोटा सा सपना रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। हालांकि सपने सभी देखते हैं, लेकिन पूरे किसी के होते हैं, ये अलग बात है, क्योंकि हमें जैसी उसकी परिस्थिति और हर किसी के अनुसार होता है। तो मैंने भी एक छोटा सा सपना देखा था कि मेरे नाम के आगे मुझे डॉक्टर लगाना बहुत अच्छा लगता था। बस यही सोच के मैंने अपना जो पढ़ाई थी वो स्टार्ट कर दी थी, और मैंने 12th में आकर के बायोलॉजी ले ली थी। और मैं ये जो है अपना, मैंने 12th में मेरा 60% रहा। एंड देन मैंने ग्रेजुएशन भी बीएससी से किया है, तो बीएससी में मेरा 62% रहा है। ये भी मेरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और मेरी टोटल जो प्रॉपर पढ़ाई है वो हरदोई ज़िले से हुई है। मैं प्रॉपर यहीं के रहने वाली हूँ। और यहीं आफ्टर मैरिज भी मैं यहीं रही, क्योंकि मेरी मैरिज ग्रेजुएशन में हो चुकी थी। जिस समय मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी, मेरी शादी हो गई थी, और 3rd ईयर का एग्ज़ाम मैंने आफ्टर मैरिज ही दिया था। और आगे की आप जान सकते हैं, मेरी पूरी पढ़ाई जो हुई है वो मैरिज के बाद हुई है। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी किया है, बीएड किया है, ओ लेवल किया है, मैंने मास्टर्स भी किया रखा है, मैंने पीजी किया है, एमएससी किया है, एमएससी जूलॉजी से किया है। ये सारी पढ़ाई मेरी आफ्टर मैरिज हुई है। अगर मैं वहाँ पे रुक जाती तो शायद इतनी डिग्री अभी तक मैं गेन नहीं कर पाती। लेकिन मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई, मेरी फैमिली, मेरी जो ससुराल की फैमिली है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए, बहुत सपोर्टिव है। ख़ासतौर से मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे साथ। और मैं यही वजह है कि मैं आज अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाई हूँ। बट अभी जो मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं अभी उस रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाई हूँ। आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद भी जब एज 30+ हो जाती है दोस्तों, बहुत निराशा आती है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ को जब गेन करते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं मिलती है, तो हम बहुत डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो बस अभी यही सफ़र हमारा जारी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया। तो बीएड में मेरा जो है 74% रहा। बीएड मैंने जब किया था तो 1 ईयर का था, अब 2 ईयर का हो चुका है। लेकिन मैंने जब किया था तो उस समय लास्ट टाइम 1 ईयर का था। और फिर मैंने
पीजी भी किया है, तो मास्टर से किया, जहाँ से मैंने एमएससी किया, अपना एमएससी किया वो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से किया है और कानपुर यूनिवर्सिटी से, उस पर मेरा 65% है। और एमएससी मैंने जूलॉजी से किया है, स्पेशलिस्ट एंटोमोलॉजी से किया हुआ है, क्योंकि मुझे जूलॉजी बायोलॉजी में भी जूलॉजी बहुत पसंद है। जूलॉजी में भी कई सारे पार्ट, जैसे एम्ब्रियोलॉजी मेरा फेवरेट है, जेनेटिक्स मेरा फेवरेट है, जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो मेरी फेवरेट रही हैं आज तक की। और मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे आने की सोच रही थी, बहुत दिनों से मेरा एम भी है कि मैं यूट्यूब पे आके बच्चों को पढ़ाऊँगी, भले ही मुझे फ्री में पढ़ाऊँ। लेकिन मैंने आफ्टर दैट एक छोटा सा शूट किया वीडियो, लेकिन मैंने देखा कि इतना भेड़ चाल है कि लोग असली और जो है, मतलब लोग जब तक क्वालिटी नहीं देखते, तब क्वालिटी के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। फिर मैंने छोटा सा मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग करूँगी। और हाँ, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैम आप, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं इतने मास्टर्स किए हूँ, एजुकेशन मेरी फुल है, फिर आप ब्लॉगिंग क्यों करती हैं? तो ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है, ब्लॉगिंग कोई भी कर सकता है। ब्लॉगिंग के लिए किसी का ये नहीं कि कोई हाईली क्वालिफाइड है तो वो ब्लॉगिंग नहीं कर सकता है। डेली लाइफ से रिलेटेड कर सकता है वो अपना, उसकी कई सारी कैटेगरी है। वो स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई भी आ सकता है बिना किसी सोच विचार के। देखिए बस ये होना चाहिए, यूट्यूब पर आप जो भी कंटेंट लाए उसको प्लीज़ आप अच्छे से अच्छा शेयर करिए, मोटिवेशन, क्योंकि आपके एक वीडियो से अगर किसी को मोटिवेशन मिलता है, किसी की दिशा बदल जाती है, किसी को कुछ अपने अपने स्तर से आप अगर कुछ जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो वो बहुत ही बेटर रहता है। तो मैं यही कहूँगी, जो भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं वो अच्छे से कंटेंट अच्छा दें और अपनी नॉलेज को ब्रॉड करें, ताकि नॉलेज जो हम पहुँचा रहे हैं लोगों तक वो गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है अक्सर लोग थोड़े से व्यूज़ और कमेंट के लिए बहुत ही गंदा गंदा काम करने लगते हैं, जो कि बहुत ही भद्दा लगता है, क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इससे क्या सोचेगी। सोचिए, आज आपने एक ऐसा वीडियो अपलोड कर दिया, जो आने वाली आपकी जनरेशन है, बच्चे हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं, ईमानदारी होनी चाहिए। मैंने जो ब्लॉग अभी अपना बनाना स्टार्ट किया था, कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैं बता रही हूँ, मैंने अपना ब्लॉग 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया था और मुझे आज 30 मार्च है और मुझे 3 महीने हो चुके हैं। मुझे कोई गम नहीं है कि मेरे अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, यानी मैं लगभग आज शायद 270 थे, मुझे बहुत खुशी हुई। 270 सब्सक्राइबर है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपना कहीं भी चैनल शेयर नहीं किया, मैंने किसी भी अपने रिलेटिव्स को नहीं बताया। जैसे सभी के अंदर हलचल होती है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे एक डालकर मुझे अच्छा लगता है। और यकीन मानिए, मैं जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश रहती है, कुछ नया शेयर करने की कोशिश रहती है। तो बस इसीलिए मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। और क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज़ का हुनर है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। बस यही एक आपका जो है जरिया है। वो बात अलग है, मेहनत सबकी होती है, सभी को अलग अलग रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैंने मास्टर्स भी किया, 2015 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। एंड देन उसके बाद ये सब मेरा आफ्टर मैरिज हुआ और 2010 में मेरी शादी भी हो गई थी। 2011 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 10 में शादी के बाद 2012 में मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, जिसकी वजह से मेरा जो है बेटा हुआ। और फिर मैंने जो बीएड है वो बहुत ही मुश्किल में किया है, क्योंकि मेरा बेटा लगभग 6-7 महीने का था जब मैंने एंट्रेंस दिया था बीएड का, और प्रेगनेंसी में ही मेरा एंट्रेंस हुआ है। और उसके बाद मेरी जो रैंकिंग आई है उसके हिसाब से मुझे हरदोई में ही कॉलेज मिल गया था और मैंने कॉलेज लिया। लेकिन मेरी फैमिली, बताया ना दोस्तों, बहुत ही सपोर्टिव थी। तो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों लोग मेरे बेटे को अपने साथ गांव ले गए थे, ताकि वो मैं अच्छे से पढ़ सकूं और वो मुझे इतना डिस्टर्ब ना कर सके। मैंने रेगुलर किया हुआ है, ये नहीं कि बीएड आजकल जैसे लोग करते हैं कि बीएड में बस एडमिशन ले लिया, खाली पेपर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। रेगुलर मैंने टीचिंग की, रेगुलर पूरी पढ़ाई स्टडी रेगुलर ही रही है। और इसका पूरा जो फुल डिवोशन है वो मैं अपनी फादर इल्ला और मदर इल्ला को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर मेरा बेटा साथ में होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। हालांकि बहुत ही मुश्किल दौर था, एक माँ से एक बच्चे का दूर रहना। 6 से 7 महीने तक मैं अपने बच्चे से दूर रही हूँ, तब जाकर मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया। एंड देन जब वो बड़ा हो गया तो मैंने पीजी उसके साथ में ही किया। और इसके दौरान मैं तब तक वेट करती रही, क्योंकि कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही थी इधर टीचिंग से रिलेटेड। तो मैंने तब तक ही सीबीएसई स्कूल ज्वाइन कर लिया और मैं स्कूल में पढ़ाने लगी। तभी काफ़ी दिनों के बाद एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी कि 69,000 भर्ती प्राइमरी में बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। ये सुनकर सभी के मन में एक उछाल सा आ गया कि काश एक तो उम्मीद की किरण आई। कम से कम इतने साल
2014 में हम लोगों ने बीएड किया था, तब से कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं आई थी कि हम लोग उसको कर सकते थे। दोस्तों, हम लोगों ने 69,000 की जब भर्ती आई, तो मैं उस समय एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ा रही थी। और जब मैंने देखा कि मैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ में पूरा नहीं कर पाऊंगी, और उस समय मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी थी, फिर मेरा बेटा लगभग 6 साल का हो चुका था, तो मैंने अपना स्कूल ड्रॉप कर दिया। स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैंने अपना जो है फिर से पूरी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, सुपर टेट का एग्ज़ाम। और हाँ, इस बीच मैंने 2014 में जब से मेरा एग्ज़ाम हुआ है, मैंने 2015, 16, 17, 18, 19 हर साल, आप तो समझ सकते हैं जो लोग बीएड किए होंगे वो हर साल टेट और सीटेट एग्ज़ाम तो उनकी ज़िंदगी में लिख दिए गए थे कि हर 6 महीने पे उनको टेट और सीटेट देना है। तो बस मैं यही जर्नी चलती रही, और इधर अनदर एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम भी देती रही, और जो है आपके, क्योंकि जीएस वगैरह उससे पढ़ते थे, तो ये रहता था कि कहीं भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम भी देते रहते थे। बट कहीं प्री हो गया तो मेंस नहीं, मेंस हो गया तो कहीं इंटरव्यू नहीं, कहीं 1-2 नंबर से रुक गया। बहुत जगह हारे हैं, बहुत जगह असफलता ने मुझे ऐसा झिलाया है, बहुत जगह। लेकिन एक उम्मीद की जो किरण जगी थी, तो 69,000 में, वो उसने तो बहुत ही झंझोर दिया था, क्योंकि वो एक ऐसा चांस था हमारे लिए कि हमारी लाइफ बदल सकती थी। वो मैंने फिर उसको अपनी, मेरी बेटी, उसी समय मेरी बेटी हुई थी, और जब मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था तो मेरी बेटी मात्र 12 दिन की थी। और 1 महीने का एग्ज़ाम, 1 महीने का ही टाइम मिला था हम लोगों को, तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि सेल्फ स्टडी से क्या कवर हो पाएगा। तो मैंने अपनी 12 दिन की बेटी को छोड़कर मैं कोचिंग जाती थी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती थी। 1 महीने में जैसे तैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी शरीर भी, आपका बॉडी भी एकदम टूट जाती है, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद भी बस जी तोड़ मेहनत थी। यही था कि बस आज जो है वो कल नहीं होगा, यही सोच के बस सारी मेहनत करती रही। आफ्टर दैट रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी मेरे 103 मार्क्स थे, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यानी जब फाइनल मेरिट बनी तो मेरा 2.17 मेरिट से नहीं हुआ। बाकी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे साथ जिन्होंने बीएड किया था, लगभग बहुत सारे बच्चे उस समय उस जॉब को पा चुके थे, और मैं वहाँ से भी पीछे हट गई थी। और ये जो 2 साल का गैपिंग था, क्योंकि जो हम लोग का एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी करा लिया, लेकिन ज्वाइनिंग लगभग 2 साल के बाद दी है। इस ज्वाइनिंग ने हम बिल्कुल झंझोर दिया था, क्योंकि एक रिलैक्स मोड में भी आ चुके थे कि हाँ, एग्ज़ाम सुपर टेट क्वालिफाई हो गया। अब ये था कि हाँ, जॉब तो मिल जाएगी। हालांकि आगे रास्ते बंद नहीं थे, मैं उसके आगे भी कुछ करना चाहती, क्योंकि मैंने पीजी कर रखा था। तो मुझे मुझे शुरू से, मैंने बताया ना, मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। जब मैंने वहाँ अपना सपने को दबा दिया, तो मैंने यही सोचा कि मैं अब अपने नाम के आगे डॉक्टर, लेक्चरार बनकर लूँगी, क्योंकि मैंने इसीलिए पीजी किया था। अब मुझे पीजी और लेक्चरार में अब मैं डॉक्टर के नाम से जानी जाऊंगी। तो बस यही मेरी एक जर्नी रही। उसके बाद मैंने जब वहाँ भी नहीं आया, मेरे फादर जो है काफ़ी इस समय, फादर भी इस समय थोड़ा सा समय भी हमारे साथ बहुत खेलता रहा। मेरे फादर इन ला एक्सपायर हो गए इसी समय, और फिर मेरी मदर भी एक्सपायर हो गई। फिर मेरे फादर भी, उनका जो है हार्ट सर्जरी हुई, वो भी नहीं रहे। मेरा बीओ का भी एग्ज़ाम था, मैंने नहीं दिया, छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय कोविड के टाइम पर हुआ और पापा जी मेरे घर पे नहीं थे। मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई, मैंने छोड़ दिया। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस रहीं, और जहाँ कहीं एग्ज़ाम दिया तो वहाँ हो नहीं पाया जैसे थी। और दूसरा झटका मुझे जब लगा, जब मैंने 2021 टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था। वो एग्ज़ाम भी, हालांकि मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम टीजीटी का दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और ऑनलाइन कोचिंग का सच में मैंने उस समय एक बहुत बड़ी मैंने गलती की थी कि जो ऑनलाइन कोचिंग का मैंने सहारा नहीं लिया। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो आपके पास एक ब्रॉड जो नॉलेज होनी चाहिए थी, उस समय शायद वो सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से मेरे 11 मार्क्स कम रह गए थे, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि उसमें एक ही था, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम से जो है आपकी फाइनल मेरिट बननी थी, जो है एक, लेकिन नहीं हो पाया। और अभी मैंने केवीएस का रिजल्ट दिया है, तो उसमें भी मेरे 120 के आसपास मार्क्स हैं। बस अब ये उम्मीद है कि पता नहीं 110 120 वाले बच्चे क्या इंटरव्यू के लिए आएंगे कि नहीं, ये तो देखिए फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो अभी से मैं नहीं कह सकती कि इसका क्या हो सकता है। और तब से दोस्तों आज तक बस ये सफ़र जारी है, और इस साल बस मैंने कुछ नया करने के लिए ही ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ताकि मैं लोगों से कनेक्ट रहूं, आप लोगों के साथ अपना शेयर कर सकूं। और मैं अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी स्टडी, अपना यूट्यूब पर शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि जो है, और टीचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिलती रहेंगी।
तो बस दोस्तों, यही रही मेरी एजुकेशन जर्नी, जो आप सभी के सवाल थे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, या जो लोग मुझे जानते भी, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता था 1 या 2 महीने तक। मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ ना डालूँ, वहाँ ना डालूँ, लेकिन अब मुझे बहुत ही, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत ही बेटर फील हो रहा है। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है आपके साथ, जब मैं देखती हूँ कि बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो रही हूँ। आप लोगों के जो कमेंट आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, वो वाकई में बहुत ही मोटिवेट करते हैं। और हालांकि अभी मेरा परिवार बहुत ही छोटा है, 270 सब्सक्राइबर हैं। ये सभी, हालांकि जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, बहुत ही मुझे प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है उनका। और बस मैं यही कोशिश करूँगी कि आपका आशीर्वाद और आप सबका विश्वास होगा तो मैं हर जगह से हारी हूँ, हर जगह नहीं हार सकती। बस एक छोटी सी कोशिश, छोटी सी उम्मीद के साथ चल रही हूँ। आप सभी का साथ और विश्वास चाहिए। तो प्लीज़, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर अब आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इस बात की आपकी गारंटी है, क्योंकि हम हमेशा हर काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं और ईमानदारी ही हमारे काम का सबूत है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।